हेलो फ्रेंड्स, मिडिएवल हिस्ट्री के आज के लेक्चर में हम कुछ देखेंगे उसके आगे जो हम पिछली बार पढ़ रहे थे। ठीक है, भारत में सांस्कृतिक विकास किस तरह था और उसके अलावा भारत में किस तरीके से जो विभिन्न राज्य थे उनकी व्यवस्था कैसी थी और किस तरीके से राज्यों के बीच संघर्ष चल रहा था एक दूसरे पर आधिपत्य जमाने के लिए। तो आइए देखते हैं आगे उसी क्रम में। तो आज हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले लोदियों और जौनपुर के बीच संघर्ष। ठीक है, लोदी उस समय दिल्ली में थे, दिल्ली पर राज कर रहे थे और जो जौनपुर के शर्की सम्राट थे, जो शर्की शासक हुआ करते, जौनपुर के शासकों को कहा जाता था शर्की। तो उस समय शर्की शासक थे। तो जौनपुर के जो शर्की शासक थे उनके और लोदियों के बीच में हमेशा संग्राम चलता रहता था, युद्ध चलता रहता था। क्यों चलता रहता था? लोदी थे दिल्ली में और जौनपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। अगर दिल्ली और जौनपुर तक अगर आप जाओ तो बीच में जो आप एरिया देखते हो वो एरिया गंगा और यमुना की नदियों से लाए हुए जो मैदान है, गंगा और यमुना नदियों से जो लाई हुई मिट्टी है उससे बना हुआ वो मैदान है। इस वजह से वो क्या है, काफ़ी उपजाऊ है, काफ़ी वहाँ पे फर्टिलिटी है, काफ़ी फसलें होती हैं। और दो राज्यों के बीच में या दो देशों के बीच में जब भी युद्ध होता है तो युद्ध का कारण क्या होता है? आज भी आप देख लीजिए, जो युद्ध होता है उस युद्ध का कारण होता है रिसोर्सेज पे कब्जा करना, अधिक से अधिक रिसोर्सेज को अपने पास ले लेना, अधिक से अधिक नेचुरल रिसोर्सेज पे कब्जा करना ताकि उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो। सारा झगड़ा इसी चीज़ का होता है, ताकि आर्थिक स्थिति ज़्यादा साधनों पर ज़्यादा रिसोर्स पे कब्जा जा सके। ठीक है, लोदियों और जौनपुर के बीच में जो होता था उसका कारण यही था। इसमें किसकी हुई थी जीत? इसमें लोदी ही हुई थी, लोदी इसमें जीत गए थे। ठीक है, और जौनपुर को हार मिली थी। उसके बाद लोदियों का जो शासन था, लोदी क्या कर रहे थे? पहले तो जौनपुर को हराया, उसके बाद वो क्या हुआ, धीरे धीरे वो मालवा की तरफ बढ़े। जब मालवा की तरफ बढ़े, अगर आप इंडिया का नक्शा देखो तो अगर लोदी जो दिल्ली से मालवा की तरफ जब बढ़ने लगे तो उन्होंने क्या किया कि धीरे धीरे जो है वो थोड़ा सा ऊपर आया, राजस्थान की तरफ आए, फिर नीचे मालवा के पठार की तरफ गए जो गुजरात के आसपास का एरिया है। तो ये अपनी ताकत बढ़ाते जा रहे थे। तो ताकत बढ़ाने के क्रम में जब ये वहाँ पहुँचे राजस्थान में, तो राजस्थान में राणा सांगा थे। ठीक है, चित्तौड़ में राणा सांगा थे। राणा सांगा ने क्या किया कि देखा कि ये तो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा है, जो लोदी हैं ये बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं, कहीं हमारे कल को राज्य को खतरा ना पैदा हो जाए। तो लोदी ने क्या राणा सांगा ने क्या किया कि लोदियों को परास्त करके अपने राज्य को सुरक्षित करने के लिए उसने क्या किया कि बाबर को निमंत्रण दिया। बाबर उस समय अपना अभियान चला रहा था, अफगानिस्तान की तरफ से इधर की ओर आ रहा था, काबुल कंधार होता हुआ धीरे धीरे भारत की तरफ वो बढ़ने की योजना बना रहा था। बाबर ने अपने बाबरनामा में लिखा हुआ है कि जब मैं कंधार काबुल से चला और भारत में सिंध तक पहुंचा, तब उस समय तक कभी भी मैंने इस बात को अपने दिमाग से नहीं निकाला कि मुझे भारत को जीतना है। यानी भारत को जीतने का सपना उसके दिमाग में हमेशा से रहा था। ठीक है, उसने ये अपनी बाबरनामा किताब में लिखा है। ठीक है, तो बाबर को राणा सांगा ने निमंत्रण क्यों दिया? ताकि वो लोदियों को परास्त करके अपने राज्य को सुरक्षित कर सके। उसने निमंत्रण दिया कि आप आइए, लोदियों को परास्त कीजिए, लोदी ताकतवर हो रहे हैं। उसके बाद इसने ये सोचा होगा कि हाँ, बाबर जब इनको कमज़ोर कर देगा तो राणा सांगा जो है वो भारत में एक छत्र राज्य करेंगे। या फिर उन्होंने ये भी सोचा हो सकता है कि बाबर को बुला लें, बाबर के द्वारा हम दोनों मिल करके एक साथी की मदद से हम पूरे भारत पे राज करेंगे। तो कारण जो भी रहा हो, ये कयास है कि ऐसा इसलिए बुलाया, यहाँ तक कि ये भी सिर्फ एक कयास है कि बाबर को बुलाया इसलिए क्योंकि लोदियों को पराजित करा। ये भी जाता है, इसमें ऐसी ही जाता है, इसका प्रमाण इसी से बुलाया है। ये इतिहासकारों का है कि उनका आइडिया है, बेसिक हैं उनकी फिलॉसफी है कि इससे बुलाया हो, इसमें बुलाया की बात नहीं है, इससे बुलाया की चीज़ है। तो राणा ने मंत्री था। अब चलते हैं बंगाल पर दिल्ली नियंत्रण करते हैं। हो गया बीच में राणा सांगा बात हो गई। अब बातें हैं बंगाल पर दिल्ली नियंत्रण की। मैं से पहले जो तुगलक था उसके समय में क्या था कि बंगाल हमेशा से ही, बंगाल तो हमेशा अपनी जगह पे ही रहेगा। तो दिल्ली से बंगाल की दूरी इतनी ज़्यादा थी और बीच में बिहार और ये इलाके जो पड़ते थे, बीच में नदियाँ और ये सब चीज़ें जो पड़ती थी, उसकी वजह से बंगाल पे कंट्रोल कर पाना, बंगाल पे नियंत्रण कर पाना आसान नहीं होता था। तो फिरोज शाह तुगलक के समय में बंगाल पर दिल्ली का नियंत्रण, या फिर किसी भी राजा के समय बंगाल पर दिल्ली का नियंत्रण आसान नहीं रहा। यहाँ तक कि एक बार ऐसा हुआ था कि जो हुमायूं था, जो कि बाबर का लड़का था, जब वो बिहार से होते हुए बंगाल में अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए पहुंचा, उस पर कंट्रोल करने के लिए, तो जो शेर शाह सूरी था उसने क्या किया कि रास्ता दे दिया उसको, और बंगाल बिल्कुल उसके बंगाल की खाड़ी के पास और उस बिल्कुल कोने में पड़ता था। अब उसने क्या किया, उसको रास्ता दे के उधर फंसा दिया और इधर से रास्ता कर दिया ब्लॉक। अब वो हुमायूं एक चूहेदानी में फंस गया, और हुमायूं जो भारत से भागा था, भारत से उसको जाना पड़ा था, उसका सबसे बड़ा कारण यही था
कि उसको बंगाल की चूहेदानी में किसने फंसाया था, शेरशाह सूरी ने। उसके बाद इसने बिहार की तरफ से रास्ता ही बंद कर दिया। इधर से आने वाली रसद, इधर से आने वाली सेना, सबका रास्ता रुक गया। वो जितनी सेना उसके पास थी उतनी ही सेना के साथ वहाँ रह गया। अब उसकी सेना भी जब उसको कुछ मिल नहीं रहा था खाने पीने को, तो वहाँ पर वो कमज़ोर पड़ती चली गई। ठीक है, तो बंगाल इसलिए स्ट्रेटेजिकली ऐसी लोकेशन पे था उस समय, जिस समय की बात हम कर रहे हैं मुग़ल काल में या फिर मध्यकाल की बात कर रहे हैं, तो उस समय पे वहाँ तक पहुँचने के साधन इतने ज़बरदस्त नहीं थे कि अगर आप वहाँ पे फंस जाएं या फिर अगर आप उसको कंट्रोल करना चाहें तो इतनी आसानी से कर पाएँ। ठीक है, इस वजह बंगाल पर जो है दिल्ली का नियंत्रण कमज़ोर रहा। ठीक है, लेकिन फिर भी जो फ़िरोज़ शाह तुगलक था, तुगलक वंश का जो सबसे महान सुल्तान जिसको समझा जाता है, उसने क्या किया कि एक बंगाल का शासक था, उसका नाम था शमसुद्दीन इलियास। ठीक है, इस नाम से वो गद्दी पे बैठा था बंगाल की, उसका नाम था इलियास खान। उसने अपना नाम रखा शमसुद्दीन इलियास और वो बंगाल की गद्दी पे बैठा। जब वो बंगाल की गद्दी पे बैठा, बंगाल का शासक बना, तो उस समय उसने अपनी राजधानी कहाँ रखी, पंडुआ। बंगाल में एक जगह है, पश्चिम बंगाल में अगर आप मैप में देखेंगे तो एक जगह है पंडुआ। पंडुआ नाम की जगह पे शमसुद्दीन इलियास के समय में बंगाल की राजधानी हुआ करती थी। ये आपको याद रखना पड़ेगा, इट कैन बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन। इलियास खान या फिर शमसुद्दीन इलियास के समय में बंगाल की राजधानी कहाँ थी, पंडुआ थी। और उसी समय हमला किसने किया था, फ़िरोज़ तुगलक ने बंगाल पे नियंत्रण करने के लिए, बंगाल को कंट्रोल में लाने के लिए उसने हमला किया था। तो बंगाल को जब उसने कंट्रोल में लाने के लिए उस पर हमला किया, तो हुआ क्या कि शमसुद्दीन इलियास जो है वो कमज़ोर पड़ गया। उसको लगा कि हाँ, ये सेना भारी आई है और ये हमें हरा देगी। और वही चीज़ जिसने करी थी, तुगलक ने भी ये बिहार की तरफ से आकर के घेर लिया था। अब शमसुद्दीन इलियास कहीं जा नहीं सकता था। अब उसकी सेना कमज़ोर पड़ने लगी और उसके सेना जो है जब कमज़ोर पड़ने लगी तो वो खुद भाग करके, एक किला है बंगाल में, उसका नाम है एक दिला का किला। इसको भी याद रखिएगा कि एक दिला के किले में कौन छुप गया था जाकर के, शमसुद्दीन इलियास। शमसुद्दीन इलियास पे जब फ़िरोज़ शाह तुगलक ने हमला किया तो वो जाके कहाँ छुपा, एक दिला के किले में। एक दिला के किले में जब वो छुपा तो फ़िरोज़ शाह तुगलक, वो थोड़ा इलाका ऐसा था कि फ़िरोज़ शाह तुगलक के लिए उसको घेर पाना या किले में खोजना, उसके बजाय उसने क्या किया कि एक नाटक किया। उसने ये नाटक किया, उसने ये घोषणा कर दी कि हम वापस जा रहे हैं। जब वो वापस जाने लगा तो ये एक दिला के किले से शमसुद्दीन इलियास बाहर आ गया। जब ये बाहर आ गया तो फ़िरोज़ तुगलक ने उस पर हमला कर दिया दोबारा से और उसको मजबूर कर दिया, शमसुद्दीन इलियास को मजबूर कर दिया उसने कि भाई तुम हार मान लो, ठीक है, और समझौता कर लो। तो इलियास खान ने फ़िरोज़ शाह तुगलक के साथ एक समझौता कर लिया। उस समझौते के तहत एक तो ये तय किया गया कि जो कोसी नदी है, कोसी नदी पता होगा आपको, ये नेपाल से बह करके आती है और बिहार में होते हुए जाती है। ठीक है, तो कोसी नदी के एक तरफ का एरिया, कोसी नदी के एक तरफ का इलाका, कोसी नदी के इधर का इलाका यानी ऊपर वाला इलाका कोसी नदी के, ये उसके हाथ में चला गया, तुगलक के हाथ में, और इधर का इलाका उसके हाथ में रह गया, आपके शमसुद्दीन इलियास के। ठीक है, तो इस तरीके से कोसी नदी को अपने राज्य का, मतलब अपने राज्य का हिस्सा, संधि के अनुसार अपने अपने राज्यों का हिस्सा जो बंटवारा किया, उसको, उसकी सीमा किसको बनाया, उसकी सीमा बनाया कोसी नदी को। और कोसी नदी आती है नेपाल से। इस नदी की एक खासियत है, कोसी नदी जो है नेपाल में काफ़ी ऊपर से बह करके आ रही होती है। ठीक है, हिमालय की सीरीज़ है वहाँ पे। जब वो बहकर आती है तो ढेर सारे पत्थर अपने साथ लेकर के आती है, बहुत सारा कचरा क्या कह सकते हो उसे, कचरा नहीं कह सकते, बेसिकली पत्थर हैं, रोड़े हैं, ये ले करके अपने साथ आती है। तो ऊंचाई से आती है तब तो वो रोड़े पत्थर बहुत तेज़ी से बहते हुए नीचे आते हैं, लेकिन जब वो मैदान में आ जाते हैं तो वो क्या करते हैं, सबसे पहले मैदान में वो भारत के अंदर बिहार में आकर के रुकते हैं। जब बिहार में आकर रुकते हैं तो मैदान में आने के बाद वो कितने लुढ़केंगे, नदी लाती है उनको, ऊपर से लाती है तो बहा लाती है, लेकिन जब नीचे आते हैं तो वो पत्थर एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, अब पत्थर जब एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं तो जो नदी, कोसी नदी, जो इन पत्थरों को लेकर आई थी, वो अपने ही रास्ते को इन पत्थरों से रोक देती है। तो होता क्या है कि अगर किसी साल अगर यहाँ पे पत्थर इकट्ठे थे, ठीक है, तो वो अपना रास्ता कहाँ बनाएगी, ऐसे बनाएगी दूसरी जगह में, और बिहार में दूसरी जगह बाढ़ आ जाती है। और अगर यहाँ पे जगह बनी हुई थी, यहाँ पत्थर घिरे हुए हैं, तो ये कहीं और जगह बना लेगी, ऐसे घुस जाएगी। इसीलिए बिहार में कोसी नदी से आने वाली बाढ़ को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं।
और इसी वजह से कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं, सौरो ऑफ बिहार, इसी को कहा जाता है कोसी नदी को। और इसी वजह से, क्योंकि ये अपने ही रास्ते को रोक देती है, ऊपर से पत्थर लेकर के आती है जब ये बहती हुई आती है और रास्ते में सारे पत्थर बिछा देती है। जब ये पत्थर सारे बिछा देती है तो उसके बाद अपना ही रास्ता उसका रुक जाता है। अब नदी है तो पानी है तो दूसरा रास्ता बनाएगी। अब यहाँ रुका है तो दूसरे रास्ते से निकल गई, अगली बार वहाँ रुका है तो यहाँ से निकल गई। तो हर बार, हर साल अलग अलग जगह पे अपने अपने कारनामे वो दिखाती है। इस वजह से बिहार में कोसी नदी की वजह से जो बाढ़ आती है उसको नियंत्रित करना आसान नहीं होता। कोई सोच ही नहीं पाता कि ये किस जगह से इस बार निकल के आकर के बाढ़ मचा देगी। कुछ ऐसे, कई बार ऐसा होता है कि कोई इलाका ऐसा होता है जहाँ पे कि कोई बारिश की बूंद नहीं गिरी होती है, वहाँ पे सूखा पड़ा होता है और ये बाढ़ का पानी लेकर के वहाँ पहुँच जाती है। ठीक है, तो ये होता है। इस वजह से कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। खैर, ये तो एक अलग चीज़ है। आप मैक्सिमम चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं आज के वीडियो में। तो एक दिला के बारे में आपने पढ़ लिया। उसके बाद सिकंदर, जब बंगाल की बात कर रहे हैं तो सिकंदर की बात करना होगा। सिकंदर इसी इलियास खान का क्या था, बेटा था। तो इलियास खान के बाद सिकंदर ही बंगाल का शासक बना। ये भी कई बार पूछा जाता है कि शमसुद्दीन इलियास के बाद कौन बंगाल की गद्दी पर बैठा, तो सिकंदर शाह बंगाल की गद्दी पर बैठा, ये बंगाल का शासक बना। उसके बाद इलियास खान यानी शमसुद्दीन इलियास, जो डायनेस्टी एक तरह से चली आ रही थी, इसके ख़ानदान में लोग चलते चले आ रहे थे, बहुत सारे लोग गद्दी पे बैठे। उन्हीं में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण शासक जिसके बारे में एग्ज़ाम में पूछा जाता है, एक महत्वपूर्ण शासक जो है वो है गयासुद्दीन आज़म शाह। इसका नाम आप याद रखिएगा, गयासुद्दीन आज़म शाह। इसलिए याद रखिएगा क्योंकि ये इलियास खान के वंशजों में सबसे इम्पॉर्टेंट शासक माना जाता है दो दृष्टियों से। पहला तो इसकी जो न्यायप्रियता है, यानी इसकी जो न्यायशीलता थी कि हाँ सभी के साथ न्याय करना है। इनफैक्ट अगर खुद से भी गलती हो गई तो खुद को भी सज़ा देनी है, इस वजह से ये प्रसिद्ध था। हुआ क्या था कि एक बार इससे कुछ गलत हो गया। ठीक है, गलत इसने कोई सौदा कर लिया और किसी के कुछ गलती से पैसे या फिर किसी पे गलत जुर्माना लगा दिया। जब गलत जुर्माना लगा दिया तो ये खुद अपराधी बन करके काजी के सामने गया और काजी को बताया कि भाई काजी, मैंने इस आदमी के कुछ पैसे गलती हुई है, लेकिन मैंने इस आदमी के पैसे या इसके साथ कुछ अन्याय कर दिया है, इसका हक मार लिया है। तो काजी से उसने बोला कि मेरा इंसाफ करो। तो काजी ने गयासुद्दीन आज़म शाह को क्या दिया, सज़ा दी, कुछ मोहरें जमा करने की, कुछ राज खजाने से जो है मोहरें उसको देने की, या उसको कुछ दिन की सज़ा भी दी। तो गयासुद्दीन आज़म शाह ने बाद में ये कहा था कि अगर इस काजी ने मुझे सज़ा नहीं दी होती इस वजह से कि मैं सुल्तान हूँ, तो मैं इसकी गर्दन कटवा देता। क्योंकि जो है काजी का धर्म है कि वो न्याय करे बिना ये सोचे कि वो सुल्तान के साथ न्याय कर रहा है या आम जनता के साथ। तो इसलिए गयासुद्दीन आज़म शाह का नाम याद रखना ज़रूरी है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ जिस वजह से गयासुद्दीन आज़म शाह को बंगाल के शासकों में महत्वपूर्ण समझा जाता है, इंपॉर्टेंट समझा जाता है, उसका रीज़न ये है कि गयासुद्दीन आज़म शाह ही बंगाल का वो शासक था जिसने पहली बार चीन के साथ, जो चाइना है, चीन के साथ उसने अपने संबंध सुधारे। यानी बंगाल और चीन के बीच जो व्यापार, उनके बीच में जो आदान प्रदान विद्या का, संस्कृति का, ये सब शुरू हुआ। और यहाँ तक कि जो बंगाल का, चीन के जो राजा हुआ करते थे, उन्होंने अपना एक बौद्ध विद्वान भी यहाँ गयासुद्दीन आज़म शाह के समय में भेजा। इसका मतलब ये हुआ कि गयासुद्दीन आज़म शाह के समय में भी, यानी इस मध्यकाल में भी, भले ही बौद्ध धर्म भारत से जा रहा था, लेकिन फिर भी दूसरे देशों में वो फल फूल रहा था। इनफैक्ट उसी समय चीन में, भूटान में, ऐसी जगहों पे, तिब्बत में, ऐसी जगहों पे जो बौद्ध धर्म है वो अपनी जड़ें बना रहा था। तो वहाँ से भारत में वो आया था चीन से वो आदमी, जो शासक था, उसने अपने विद्वान को भेजा था। उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, उसका नाम आप नोट करना चाहें तो नोट कर लें कि गयासुद्दीन आज़म शाह के समय में कौन सा चीनी विद्वान आया था। तो इसके दरबार में वो विद्वान एक बार आया था। ठीक है, तो चीन के साथ संबंधों, यानी सांस्कृतिक संबंध और आर्थिक संबंध दोनों को लेकर के ये इंपॉर्टेंट नाम है गयासुद्दीन आज़म शाह। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपने इन सबको नोट कर लिया होगा। आप एक बार देख लीजिए, जितना भी कुछ लिखा हुआ है आप वीडियो रोक करके नोट कर सकते हैं। ठीक है, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपने मोबाइल से। एंड ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, खास करके इलियास खान और फिरोज़ तुगलक का जो ये एक दिला के किले वाली कहानी है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा गयासुद्दीन आज़म शाह, ये दो लोग तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज की वीडियो से। तो आज के लिए बस इतना ही। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जुड़े रहिए मेरे साथ। हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।